पूछा है कि राजनीति के संबंध में मेरे क्या विचार है। इसे समझने के लिए कहानी कहता हूँ। एक कहानी से आप समझने का कोशिश करें कि मेरे क्या विचार है। एक अमावस की रात में, घनी अंधेरी रात में, उल्लू एक दरख्त पर बैठा था। अंधेरी रात थी। दो छुछुंदर उस दरख्त के नीचे किसी खोल में रहते होंगे। वो निकले डरे हुए से, कोई उन्हें देख ना ले, कोई उन पर हमला ना कर दे, कोई उन्हें पकड़ ना ले। तभी उल्लू ने ऊपर से कहा, उल्लू ने ओ किया तो छुछुंदरों ने समझा कि क्या उल्लू इंग्लिश बोलता है। हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा बोलने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य न था। छुछुंदरों ने भी बहुत से अखबार पढ़े थे, देखे थे, इसलिए थोड़ी अंग्रेजी वो भी समझने लगे थे। उन्होंने ये समझा कौन पूछ रहा है, कौन। छुछुंदर वैसे ही डरे हुए थे और उसने सोचा कि किसने पूछा कौन। उन्होंने पूछा, क्या आप हमको उल्लू महाराज देख रहे हैं? उल्लू ने कहा हो, लेकिन छुछुंदरों ने समझा यू। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हें भली भांति पहचानते हैं। छुछुंदर तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या आपको अंधेरे में दिखाई पड़ता है? अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सतयुग में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को दिखाई पड़ता था। अंधेरे में देखने वाले उस समय लोग होते थे। अभी यहां कलयुग में कहां कि अंधेरे में किसी को दिखाई पड़ता हो। उल्लू ने कहा हूं। छुछुंदरों ने समझा वो कह रहा है तू। दो ही छुछुंदर थे, वो घबरा गए। वो निश्चित ही समझ गए कोई सत्ययुगी पुरुष शायद हमसे धर्म की हानि हो गई है, इस कारण अवतार लेके पहुंच गए हैं। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और कहा, कितना अच्छा हो कि आप सारा राजकाज का भार संभाल लें और हमें आनंद आ जाए। आप सब काजभार संभाल लें राज्य का तो कितना अच्छा होगा। वो गए और उन्होंने अपने राज्य के मंत्री को जाके निवेदन किया, अब राज्य के नेता के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं। एक ऐसे प्रज्ञाशील व्यक्तित्व को हम खोज के आ गए हैं जो न केवल अंग्रेजी बोलना जानता है बल्कि अच्छे अंग्रेजी बोलना जानता है। और अगर भारत के बाहर जाए तो वहां के लोग उसे डॉक्टरेट की उपाधि देंगे, इसमें कोई शक हुआ नहीं। और भी बड़े आश्चर्य की बात है, उसे अंधेरे में भी दिखाई पड़ता है। और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है, यदि उसके हाथ में सत्ता हो, सब चीज अपने आप ठीक हो जाएगा। अंधेरे में दिखाई पड़ना, मंत्री अभी चुना गया एक गधा था। ऐसा नहीं था कि उस राज्य में और लोग नहीं थे, लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मंत्री बनने के लिए राजी नहीं हो रहा था। वो भी नया नया चुना गया था, पढ़ा लिखा तो नहीं था। इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी भी बोलते हैं, अंधेरे में भी देखते हैं, तब तो जरूर मैं उनकी परीक्षा कर लूं। बड़े आश्चर्य की बात है। और यदि ऐसा है तो क्यों नहीं उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। वो गया और अपने 2-4 साथी मंत्रियों को भी ले गया। उसी वक्त वो गए, राज्य के लिए नेता की जरूरत थी। उन्होंने जाके पूछा, कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने में वैसे दिक्कत हो रही थी। जैसे मंत्री किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो मंत्री को लगता है कि क्या पूछे हैं। उत्तर देने वाले की तो बात छोड़े, उत्तर पूछने वाले की बात में बेचैनी थी।
उन्होंने जाके पूछा, क्या आप बता सकते हैं हमारे पास कितने छुछुंदर बैठे हैं? उल्लू ने कहा हूँ। उन्होंने कहा देखो कहा ना इसने टू। उत्तर तो एकदम साफ और सही है, इसे अंधेरे में दो दिखाई दिए। उसने कहा कि मेरे कितने कान हैं? तो उसने कहा हूँ। तो उन लोगों ने सोचा कि टू। ऐसे लोगों को अंधेरे में कैसे दिखाई पड़ता है? अंग्रेजी भी बिल्कुल साफ बोलता है और सही बोलता है। उन्होंने प्रार्थना की, आप हमारे राज्य में आए और राष्ट्रपति हो जाएं। उल्लू तो राजी हो गया। कौन उल्लू राजी नहीं होगा? वो वापस लौटे, कहा कि कल दोपहर में आपका और सेरेमनी होगा, आपका स्वागत होगा, वहीं पर आपका शपथ ग्रहण हो जाएगा। कल दोपहर आप आ जाए, राजभवन आ जाए। जब वो गए तो रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई जो पत्रकार थी। उसे मंत्री ने कहा कि पत्रकार महोदय, राष्ट्रपति मिल गया है, देश का भाग्य सुधर जाएगा। वो तो सिर्फ अंग्रेजी नहीं जानते बल्कि अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, जैसे लगता है कि वो इंग्लैंड में ही पैदा हुए हो। ये लगता है कि ये बहुत ऊंचे कुल से संबंधित है। और बड़ी बात है कि उन्हें रात में भी दिखाई पड़ता है। अब मुल्क में अंधेरा भारी है और रात में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जो होंगे उन्हें जरूर दिखाई देगा। लोमड़ी तो पत्रकार थी, उसने तर्क उठाया। उसने कहा कि क्या भरोसा जिसे रात में दिखाई पड़ता है उसे दिन में भी दिखाई पड़ता हो? पत्रकार के मार्फत जवाब पूछा। सभी मंत्री उसकी बात को सुन के हंसने लगे और कहने लगे कि ये कैसी लोमड़ी है जो लॉजिकल बात करती है। ये कैसी बात है जिसे रात में दिखाई पड़ता है उससे दिन में नहीं दिखाई पड़ेगा? ये तो सीधा गणित है कि जिसको रात में दिखाई पड़ेगा उसको दिन में ही दिखाई देगा। और सब जोर से हंसने लगे और लोमड़ी की बात टाल के आगे बढ़ गए। दूसरे दिन उल्लू सज धज के चला, लेकिन दोपहर थी, सूरज ऊपर था। उसकी बड़ी मुसीबत हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह किसी तरह चल रहा है। वह धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि टकराने का डर था। लेकिन लोगों ने कहा कि आप ठीक रास्ते पर चल रहे हैं और आपकी चाल कितनी गंभीर है। ये जरूर कोई उच्च खानदान का कुलीन है, अच्छे परिवार का है। चाल देखो कितनी धीमी और कितनी गंभीर। वो गंभीर चलता हुआ, वो तो भीतर से डरा हुआ है क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसे थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है, उसकी आंख झपटी जा रही है, फिर भी गुस्साते हुए, संयम बांधे हुए, चाल ढाल सब में संयम। वो राजभवन पहुंचा। फिर सभी वहां मंत्रियों ने और प्रजा ने उसका स्वागत किया, उसको मालाएं पहनाई। उस राज्य का वो राष्ट्रपति चुन लिया गया, शपथ ले लिया। वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने का दिन का वक्त था। दोपहर तेज थी, दिन का धूप पड़ने से इसलिए देर तक फूल मालाएं, फोटोग्राफर, उसकी फ्लैश लाइट में उल्लू को बड़ा दिक्कत हो गई। अब उसे चकाचौंध हो गया, उसे अब कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। वो वहां से तुरंत भागकर अपने घर पहुंचना चाहता था। वो इस झंझट से बचना चाहता था कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं दिन में अंधा हो जाता हूं। अब उसके पीछे सारे जानवर चले, सारे मंत्रिमंडल चले। उल्लू को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो गड्ढों में गिर पड़ता है, रास्तों के उल्टे मुल्टे गलत छोर पर पहुंच जाता है। उसके पीछे चलने वाले जानवर जिनको दिखाई भी पड़ता था वो उसके फेरा में वो भी गिरने लगे, उलट पुलट रास्तों में जाने लगे। जब उनको चोटें लगने लगी और उनकी टांगें टूटने लगी तो उल्लू ने कहा कि घबराओ मत, बनते हुए राष्ट्र में अनेक मुसीबतें आती हैं, अनेक चोटें आती हैं और जो शहीद हो जाएंगे उनके घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके शहीदी पर मेले लगेंगे, फूल चढ़ेंगे, लोग उस पर पर्व मनाएंगे। लेकिन कुछ पक्षी मरने लगे, कुछ तो उसे छोड़ के भाग गए। लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहाँ जाते भाग के? जब मंत्रिमंडल में घुस जाए उसके लिए बाहर दुनिया में भागने के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। उसको और ऊपर ही ऊपर जा सकता है लेकिन पीछे नहीं जा सकता है। उनको राष्ट्रपति के पीछे जाना ही था और वो गए, गिरने लगे, लेकिन जहां राष्ट्रपति जाए उसको वहां जाना पड़ रहा। अनेक उसमें मर गए। तो राष्ट्रपति ने कहा घबराओ मत,
तुम्हारे पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान करेंगे, बड़े बड़े ओहदे देंगे, तुम्हारे फोटो लगाएंगे, देश में तुम्हारा नाम होगा। ऐसा होता ही है कि देश में यदि कोई कुर्बानी नहीं देगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, ये समझाता रहा। और इस विश्वास से मेरा पीछा करो कि विश्वास फलदायी है। सोच विचार सभी करने लगे। सोच विचार तुम मत करो, मुझको छोड़ो। आखिरकार किसी तरह वो उस रास्ते पर पहुंच गए जो राजपथ था, कंक्रीट का बना हुआ। सभी मंत्रिमंडल के लोग प्रसन्न हुए कि आखिर मुसीबत झेली, परेशानी हुई, कई योजनाएं खत्म हो गई, लेकिन हम अब राजपथ पर आ गए, हम आ ही गए। जब हम नेता का पीछा किए, कुर्बानी दिए, तब राजपथ पर आ गए राजपथ पर। राजपथ में बीच में उल्लू चलने लगा और उसके आसपास मंत्रिमंडल और बाद बाकी जनता तो पीछे रह गई। राजभवन में मंत्रिमंडल था, राष्ट्रपति था, कोई नहीं था। तभी उधर से जोर से एक ट्रक 50-60 मील की रफ्तार से आता हुआ, लेकिन उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता था, वो अकड़ से चला जा रहा था। उसके आसपास मंत्रिमंडल चल रहा था, लेकिन गधों को दिखाई पड़ता था। गधों ने कहा, देखिए तो सामने से ट्रक आ रहा है, आप डरते नहीं हैं, लगता बहुत निर्भय है। बुल्लू ने कहा, कौन डरता है? जब नेता ना डरे तो अनुयायी क्यों डरे? डरे तो मंत्रिमंडल में रहने की गुंजाइश ना रह जाए। वो बढ़ते ही गए, आखिर वो ट्रक उनके ऊपर आ गया और वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सभी ट्रक के नीचे चले गए। वहां सिर्फ लाशें पड़ी रह गई। पीछे ट्रक में जहां लिखा रहता वहां लिखा था हॉर्न प्लीज, उस जगह में लिखा था समय काल। ये छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं उदाहरण के लिए। और जिंदगी की धूली करीब करीब ऐसी मूर्खताओं के किनारे अनेक सदियों से घूमती रही और आज भी घूमती रही। और ऐसा नहीं कि किसी एक देश का ऐसा दुर्भाग्य हो, सारी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्य है। जब तक राजनीति सर्वोपरि है तब तक मनुष्य के जीवन में ना तो आनंद हो सकता है और ना शांति हो सकती है, क्योंकि राजनीति सर्वोपरि होने का अर्थ यह है कि इस जीवन में, इस जगत में जो सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होंगे, सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, वे सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो महत्वाकांक्षी है उसको अपने अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं होता है। बातें सब करता है लेकिन अपने अतिरिक्त उसे और किसी से मतलब नहीं रहता। यदि उसे अपने अतिरिक्त किसी से मतलब होता तो वो महत्वाकांक्षी नहीं होता है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हिंसक होता है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंधा होता है। महत्वाकांक्षा अंधा कर देती है, वो कुछ भी कर सकती है। और दुनिया भर में आदमी कितनी प्रभावी है, उसकी वजह से जितनी महत्वाकांक्षी अंधे, कुरु, कठोर जितने हैं सभी ऊपर पहुंच जाते हैं और वो जीवन को परिचालित करते हैं, उनके द्वारा जीवन चलता है। इसीलिए तो आए दिन रोज युद्ध हो जाते हैं इस धरती पर। 3000 साल में 4500 युद्ध हुए हैं मानव जाति में। ये घबराने वाला तथ्य मालूम नहीं होता। ये कितना आश्चर्यजनक है। 3000 साल के इतिहास में 4500 लड़ाइयां, मतलब रोज ही 2 लड़ाइयां चलती रही हैं। जिन दिनों लड़ाई नहीं चली है वो दिन शांति के दिन नहीं रहे, बल्कि लड़ाई की तैयारियों के दिन रहे। उस वक्त लड़ाइयों की तैयारी चलती रही। मतलब कि आदमी के इतिहास के 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लड़ने के और लड़ाई की तैयारी का। शांति जैसी आज तक ना जानी गई, ना उससे परिचय है। और ये कैसे हुआ है? राजनीति केंद्र है तब तक ऐसा ही घटना होगा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी है वो हिंसक है, और जो हिंसक है वह अंततः युद्ध में ले ही जाएगा, चाहे किसी भी मार्ग से जाए। राजनीति के अंतिम परिणति युद्ध है।
राजनीतिक व्यक्ति ही, राजनीतिक जो है हिंसा युद्ध पर खड़ी होती है। अगर मेरे भीतर राजनीतिज्ञ होता है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पीछे हटाऊं और मैं आगे निकल जाऊं। मेरे मन में पॉलिटिशियन का अर्थ यह नहीं है कि जो आदमी सिर्फ इलेक्शन लड़ता है वह राजनीतिक हो गया। मेरी दृष्टि में राजनीतिक का अर्थ है वो व्यक्ति जो दूसरों को पीछे हटा के खुद आगे जाना चाहता है किसी भी दिशा में। जब सारी दुनिया इस भांति पॉलिटिकल माइंड होगी, इस भांति महत्वाकांक्षी होगी, दूसरों को पीछे हटा के अपने आगे जाना चाहेगी, दुनिया में संघर्ष अनिवार्य हो जाएगा। व्यक्ति यही करते हैं, समाज यही करते हैं, राष्ट्र यही करते हैं, तो ये युद्ध अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से ठीक दूसरे छोर पर खड़ा रहता है। धार्मिक व्यक्ति का आग्रह यह है, उसकी सारी की सारी चिंताएं और साधना यह है वो अंतिम होने में सहमत हो जाए, और राजनीति की चिंता यह है कि वो सभी चीज में प्रथम हो जाए। क्राइस्ट ने एक वचन कहा है, धन्य है वे हैं जो अंतिम होने को राजी हैं, और सच में ही वो धन्य है जो अंतिम में राजी होते हैं। अंतिम होने का क्या अर्थ है वो आपको ख्याल में जरूर आ गया होगा। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अंतिम होने को राजी है, और राजनीतिक चित्त वो है जो प्रथम होने के सिवाय और कुछ नहीं होना चाहता। जो दुनिया में प्रथम होने की दौड़ लगी रहेगी तब तक जीवन में शांति नहीं हो सकती है। राजनीति एक घातक रोग की तरह है जो मनुष्य जाति को सड़ा रही है, और अभी भी उसे ये रोग पकड़ा हुआ है, और ये रोग रोज बढ़ता जा रहा है। बहुत खतरा है, या तो राजनीति बचेगा या तो मनुष्य बचेगा। अगर दुनिया में राजनीतिक शत्रुता इसी तरह बढ़ती गई तो मनुष्य नहीं बचेगा, मनुष्य नहीं बच सकता है। राजनीति का अंतिम परिणाम तीसरा महायुद्ध होगा, और वो युद्ध होगा विश्व युद्ध। कोई ये ऐसा युद्ध नहीं होगा कि छोटी मोटी लड़ाई जो हम पहले लड़ते रहे। ये छोटी मोटी आगे बढ़ी लड़ाई नहीं है। ये घोड़े हाथी और तलवार से ये लड़ाई नहीं होने वाली, ये इसका मुकाबला नहीं रहा। वो लड़ाई तो बहुत अद्भुत होने वाली है। ये तो समग्र युद्ध होगा, इसमें सारी मनुष्य जाति नष्ट होगी, स्टार वार होगा, मिसाइल वार होगा, और राजनीतिक सारी दुनिया में कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, राजनीतिक शांति चाह ही नहीं सकता, क्योंकि जो शांति चाहता है उसमें अंतिम खड़े होने की शक्ति होती है। जो युद्ध चाहता है उसे प्रथम होने की चेष्टा की चाहत होती है। बस प्रथम होने की चेष्टा करने वाला कहे कि हम शांति चाहते हैं तो वो झूठी बातें कर रहा है। इस प्रकार राजनीति से संबंधित हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।